हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स है एनआईओएस में 12th में मैथमेटिक्स ले रखा है जिन्होंने, और उनका एग्जाम अक्टूबर 2025 में है, चाहे वो स्ट्रीम 1 का स्टूडेंट हो, चाहे वो स्ट्रीम 2 का हो, चाहे वो डुअल पार्ट एडमिशन वाला हो, तो सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट 75 प्लस वो मैथ्स में स्कोर कर पाए। अभी यूट्यूब पे तो कई लोग आएंगे एक हफ्ते में 95 ले जाओ, 2 दिन में फुल मार्क्स ऑन डिमांड में। तो उधर देखो, ऐसे मतलब वो वाला काम करना है तो आप उनके पास जाओ, फिर वो तो कुछ भी कर देंगे, लेकिन वो कुछ भी करने से नंबर भी कुछ भी आ जाएगा। तो इससे बेहतर कि मतलब एक सही तरीके से चलो कि मतलब आखिर में पढ़ना कैसे मैथ्स, ताकि मैथ्स हमसे बने, क्वेश्चंस बने, ऐसा क्या करे। ठीक है ना। तो ये इस वीडियो में मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा आगे। तो बिना किसी देरी के यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो में टारगेट करके बना रहा हूँ अक्टूबर 2025 के लिए, जिनका एग्जाम तुम्हारे आई कार्ड पे अगर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 लिखा हो, या तुम्हारे आई कार्ड पे अगर स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 लिखा हो, ठीक है ना, तो उनके लिए स्पेसिफिक ये वीडियो है। फिर आगे बात करते हैं जो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 वाला है, इसका पेपर कैसा आएगा। देखो, पेपर दोनों का सेम आएगा। जो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 का है उसका भी 100 मार्क्स का पेपर आएगा, और जो स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 का है उसका भी 100 मार्क्स का ही पेपर आएगा। लेकिन एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि मतलब स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में तुम्हें 20 नंबर का टीएमए मिलेगा, और स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मतलब टीएमए वगैरह कुछ नहीं, तुम्हें बस 100 का पेपर देना है। तो ये टीएमए की वजह से थोड़ा सा मतलब वो डिफरेंशिएट हो जाता है। कैसे होता है दिखाता हूँ। जैसे थ्योरी तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर होगा, सेम पेपर जो स्ट्रीम 1 का है वही स्ट्रीम 2 का है, कोई चेंजेस नहीं, सेम पेपर आएगा। तो 100 मार्क्स का तुम्हारा थ्योरी पेपर हुआ, फिर टीएमए हुआ तुम्हारा 20 मार्क्स का, तो टोटल में तुम्हें क्या 120 मार्क्स में मिलेगा? नहीं नहीं, 120 में नहीं मिलेगा, वो फाइनल मार्क्स 100 का ही होगा। तो कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, मान लो तुमने स्कोर किया 100 का पेपर दिया तुमने, और तुमने 75 मार्क्स स्कोर किया, और टीएमए में तुमने फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर लिया, 20 आउट ऑफ 20। ठीक है ना। तो इस केस में अगर मतलब तुमने 100 में 75 अगर स्कोर किया, तो 80 में कितना किया, तो ये तुम ऐसे निकालोगे 75/100 इंटू 80। एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ 10 से काटोगे तो 7.5 आएगा, और 7.5 इंटू 8 करोगे तो 60 बन जाएगा। तो मतलब तुमने 80 में 60 स्कोर किया, 100 में 75 स्कोर करने का मतलब तुमने 80 में 60 स्कोर किया, और टीएमए में तुम्हारा पूरे का पूरा नंबर था। तो मतलब ये 60 तुम्हारा थ्योरी का नंबर बना, टीएमए में 20 बना, तो फाइनल तुमने 80 स्कोर किया, 95 तुमने स्कोर नहीं किया। ये 75 और 20 मिला के 95 होता है ना, वो स्कोर नहीं किया तुमने, वो 75 को कन्वर्ट कर लिया कि 80 में कितना मिला, 80 में कितना मिला। ठीक है ना। तो तुम्हारा फाइनल मार्क्स ऐसे बन गया। अब जो भी मतलब तुमने मान लो 100 में तुम 60 स्कोर करते हो, 50 करते हो, तो उसको ऐसे इस फॉर्मूला से तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि मतलब एक्चुअल तुमने थ्योरी में 80 में कितना स्कोर किया। ठीक है, ये टीएमए का हिसाब किताब है, और ये सिर्फ स्ट्रीम 1 वालों के लिए, स्ट्रीम 2 वालों को कुछ दिमाग नहीं लगाना। और फिर आगे देखते हैं कि मतलब पासिंग मार्क्स स्ट्रीम 1 में फिर क्या होगा। देखो, कुछ भी कर लो, तुम्हें 100 में 33 लाना ही है। ठीक है ना। 100 में बिना 33 लाए तुम पास नहीं हो सकते। तुम सोच रहे हो कि 100 में मतलब 13 लाऊंगा और टीएमए का 20 मिला दूंगा तो ऐसे 33 बन जाएगा, नहीं, पास नहीं होगे। ठीक है ना। तो 33 तुम्हें थ्योरी में लाना ही पड़ेगा। तो 100 में जैसे तुम 33 ले आते हो, तो 80 में तुम्हें ऐसे कैलकुलेट करके मिलेगा 26। तो मतलब तुम्हें थ्योरी में टोटल 26 नंबर मिला, और टीएमए मान लो तुमने सबमिट किया और जितना भी गंदा गंदा टीएमए हो तुमने दे दिया, तो मान लो तुम्हें 10 नंबर मिला। वैसे 10 नंबर बहुत ही मतलब खराब टीएमए किसी ने लिख के दे दिया तो उसको ही मिलता है, वैसे तुम्हें 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक भी मिल जाता है। तो अब तुम्हारा टोटल बना कितना, 36। तो इस केस में तुम पास हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने थ्योरी में भी पास किया, 33 आउट ऑफ 100 तुम पहले ले आए। ठीक है ना। और बाकी तुमने टीएमए फिर मिला के फिर टोटल में भी 33 प्लस आउट ऑफ 100 है, इसलिए तुम पास हो गए। लेकिन कुछ केसेस में तुमने टीएमए सबमिट नहीं किया, उस केसेस में तुम फेल भी हो सकते हो। अब वो कैसे, वो दिखाते। ठीक है ना। तो जैसे ये केस मान लो तुमने 33 नहीं, इस बार तुमने 40 स्कोर कर दिया, 40, बट तुमने टीएमए सबमिट नहीं किया। अब क्योंकि होता है ना लापरवाही की नहीं करते, ठीक है ना, वो क्या ही हो जाएगा, उससे 20 ही तो नंबर है। तो मान लो तुमने टीएमए सबमिट नहीं किया, फिर अभी क्या सबमिट करोगे, 15 तारीख लास्ट डेट है, 15 अगस्त लास्ट डेट है टीएमए का। और ये स्ट्रीम 2 वालों को नहीं करना, सिर्फ स्ट्रीम 1 वालों के लिए टीएमए है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना। स्ट्रीम 2 वालों को, डुअल पार्ट एडमिशन वालों को दिमाग ही नहीं लगाना, बस स्ट्रीम 1 को देना ये चीज। ठीक है ना। तो इसमें मान लो तो 40 स्कोर किया तुमने 100 में, तो 80 में कितना स्कोर किया, ऐसे फिर निकालोगे तो ये 0 से 0 गया, फिर 10 से काटोगे तो 4, 4 गुना 8 तो 32 मिल गया। ठीक है ना। तो तुमने थ्योरी में 32 आउट ऑफ 80 स्कोर किया, जो कि और जो टोटल तुम्हें मिलेगा, इधर 32 तुमने स्कोर किया, टीएमए कुछ सबमिट नहीं किया, तो 32 प्लस 0, टीएमए का 0, तो ये टोटल में तुम्हें 32 मिला, और तुम फेल हो गए। ठीक है ना। तुम एक नंबर की वजह से फेल हो गए हो, क्योंकि तुमने टीएमए सबमिट नहीं किया। 40 नंबर 100 में लाने के बाद भी तुम फेल हो, क्योंकि तुमने टीएमए सबमिट नहीं किया। और अगर तुमने टीएमए कर लिया होता, तो अगर तुम 33 भी लाते, तब भी तुम पास कहलाते, चाहे मतलब टीएमए में तुम्हें 5 नंबर ही क्यों ना, 5 नंबर नहीं, वो 26 आएगा ना, तो 4 और उधर 3, 7, हाँ, टीएमए में तुम्हें कम से कम 7 नंबर मिलना चाहिए, और थ्योरी में अगर तुम्हारा 33 आ गया तब तुम पास कहलाते, नहीं तो तुम फेल हो।
ठीक है ना। फिर आगे बात करते ये केस है, मान लो थ्योरी पेपर दे दिया और टीएमए भी दे दिया, तो इस केस में वो पास हो जाएगा बस 100 में अगर उसका 33 आ गया, क्योंकि 7 नंबर नहीं, हर किसी को 15 से ऊपर ही नंबर मिलता है टीएमए। बहुत घटिया टीएमए अगर किसी का हुआ तो तभी उस केस में 10 नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो इस केस में तुम पास हो जाओगे, क्योंकि तुमने टीएमए भी दिया, थ्योरी का पेपर दिया, तो थ्योरी का पेपर में बस तुम्हें 33 आउट ऑफ 100 लाना है तो तुम पास हो जाओगे। और ये दूसरा केस है, थ्योरी का पेपर तुमने दिया लेकिन टीएमए सबमिट नहीं किया, इस केस में तुम्हें 41 लाना पड़ेगा, इसके नीचे लाओगे तो तुम फेल हो जाओगे। क्यों? जैसे ही 41 लाओगे, इसको ऐसे 80 में कन्वर्ट करोगे तो ये 32.8 आएगा, क्योंकि ये 0.5 के ऊपर है तो राउंड ऑफ करके ये 33 हो जाएगा और फाइनल तुम्हारे रिजल्ट में 33 शो होगा तो तुम पास हो जाओगे। तो फाइनल कंक्लूजन यही है, जिन्होंने भी मतलब टीएमए सबमिट कर लिया उनको थ्योरी के पेपर में आउट ऑफ 100 33 स्कोर करना है, जिन्होंने टीएमए सबमिट नहीं किया उनको 41 स्कोर करना है, तभी जाके तुम पास होगे, वरना नहीं। हाँ, तो अब बात करते हैं स्ट्रीम 2 वालों के लिए क्या है। तो स्ट्रीम 2 का बहुत सीन मतलब काफी इजी है, जिनका भी आईडी कार्ड पे स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 और ये एकेडमिक ईयर 25 26, इसको देख के घबराना नहीं है। जैसे उधर का क्या था, उधर का एक सेकंड, हाँ, तो ये स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में आईडी कार्ड में 24-25 से लिखा रहता है। ये क्यों? क्योंकि इसका पोर्टल जब खुला था तब 24 चल रहा था, 2024 चल रहा था, इसलिए इसमें 24-25 लिखा रहता है और इसमें लिखा रहता है 25-26। क्यों? क्योंकि इसका पोर्टल खुला था 2025 में, मई के महीने में, अप्रैल के एंड में खुला था, तो इसलिए 25-26 लिखा रहता है। लेकिन टेंशन ना लो, पासिंग ईयर तुम्हारा अक्टूबर 2025 ही रहेगा, भले ही इसमें एकेडमिक ईयर ये लिखा हो, ठीक है ना। ये मत समझ लेना कि 2026 के अक्टूबर में तुम्हारा पेपर होगा, नहीं यार, इसी महीने मतलब ये 2 महीने बाद ही होगा। तो जिनके भी मतलब आईडी कार्ड पे स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 लिखा है और डुअल पार्ट एडमिशन जिनका भी एनरोलमेंट है, कि कई बार होता है ना कि अप टू 4 सब्जेक्ट लेना है उसमें मैथमेटिक्स ले लिया, या एक ही सब्जेक्ट लेना है उसमें मैथमेटिक्स ले लिया, तो उस केसेस में इनका क्या है, इनका सीन बहुत आसान है, ठीक है ना। इनका थ्योरी पेपर 100 का ही होगा, वही सेम पेपर जो स्ट्रीम 1 का होगा, इनका भी वही सेम पेपर होगा। तो 100 में मान लो तुमने 75 स्कोर किया, तो टोटल में कितने के बाद 75 में किया, 80 में कन्वर्ट करने का कोई झमेला ही नहीं। क्यों? क्योंकि इधर टीए में होता ही नहीं है, तो ठीक है ना, डायरेक्ट ही बैठ गया। तो इधर पास होने के लिए कितना चाहिए? कुछ नहीं, 33 चाहिए, तो 100 में अगर 33 ले आए तुम पास हो गए, बस बात खत्म। ये हिसाब है स्ट्रीम 2 का, जिनका स्ट्रीम 2 है और डुअल पार्ट एडमिशन में जो है उनके लिए ये है, मतलब स्ट्रीम 1 में जो है, जो 5 सब्जेक्ट फ्रेश 12 कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो आगे बात करते हैं, ये मैथ्स के चैप्टर से मतलब सिलेबस है, ये तुम्हें पढ़ना है। टीएमए वाला जो पोर्शन, ये 15 लेसन, ये 15 चैप्टर तुम्हें नहीं पढ़ना, ये 23 लेसन ये तुम्हें पढ़ना है। पहले ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये पढ़ना नहीं होता था, लेकिन अब एनएस वालों ने ऐड कर दिया, तो जब ऐड कर दिया तो क्या करें, ये भी पढ़ना पड़ेगा अब, ठीक है ना। तो इसका अलग अलग वेटेज है, ये मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा कि प्रॉपर मतलब वेटेज क्या है इसका, और मतलब किस सीक्वेंस पे चलना है ताकि मतलब अच्छा फ्लो चले, तो वो सब कुछ मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ। तो पहले तो ये देख लो डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। तो एनएस वाले जो बोलते हैं कि डिफिकल्टी लेवल 20 नंबर का डिफिकल्ट होगा, और एवरेज होगा 50 नंबर का मॉडरेट, और इजी होगा 30 मार्क्स। अब डिफिकल्टी लेवल मतलब ये मत समझ लेना कि जेई एडवांस का क्वेश्चन चिपका दिया, ये कभी नहीं होता। बोर्ड लेवल के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल क्या होगा उसकी बात चल रही है, ठीक है ना। और ये वेटेज है मॉड्यूल वाइज कंटेंट, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 15, अलजेब्रा 2 जिसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स आते हैं उसका 17, रिलेशन फंक्शन का 12, कैलकुलस का 30 मार्क्स, वेक्टर 3D का 17 मार्क्स, और लीनियर प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग का 9 मार्क्स। ये टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो आगे देखते हैं, अब जैसे ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन, ये 15 मार्क्स का होगा, जिसमें कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कॉनिक सेक्शन। अब आप बोलोगे ये कार्टेशियन सिस्टम वाला चैप्टर क्या है, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन तो अपना एनसीईआरटी में भी था। अरे ये कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो ये 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आपका वही सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फिर वही जैसे स्लोप निकालते हो ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, ये सब सिखाते हैं। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने के लिए। कोई एक अच्छे टीचर से पढ़ोगे जो स्ट्रेट लाइन पढ़ाएगा तुम्हें, तो वो ये सब कुछ बताएगा, बिना बता के वो मतलब स्टार्ट नहीं कर देगा। तो ये कोई अलग से कोई चैप्टर नहीं है, बस एक टॉपिक ही है ना, इस वालों ने अलग इसको चैप्टर बना दिया, ठीक है ना। और फिर आता है तुम्हारा अलजेब्रा में मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब एनसीईआरटी में ये जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, ये उसके अंदर ही मैट्रिसेस के अंदर ही इंक्लूडेड है, और एनएस वालों ने क्या किया, इसी का एक और अलग चैप्टर बना दिया। तो ये कोई अलग से कोई चैप्टर नहीं है, वही मैट्रिसेस ही है, और डिटरमिनेंट्स का अलग से। तो यूं मान लो यहाँ पे 3 चैप्टर है और यहाँ पे 2 चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसका 17 मार्क्स का वेटेज आएगा। फिर तुम्हारा रिलेशन फंक्शन 2 और आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका 12 नंबर का वेटेज है, और ये सेम टू सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट है, एनसीईआरटी में भी जो है इसमें भी वही है, ठीक है ना। इसमें और 2 चैप्टर हो गया, तो 3 2 2 7 चैप्टर अभी तक टोटल हो गए। और जो 30 नंबर का कैलकुलस आएगा, कैलकुलस पे क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी में अलग से लिमिट्स का एक चैप्टर है और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का एक और अलग चैप्टर है। तो जो एनसीईआरटी में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी वाला जो पोर्शन है, उसके अंदर देखना तुम डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेटिव्स निकालते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो एनएस वालों ने क्या किया, उसी का अलग अलग एक और चैप्टर बनाते हैं। जैसे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो
वही डिफरेंशियबिलिटी वाला जो पार्ट है उसी का अलग अलग इन्होंने चैप्टर बना दिया। तो इसको देखकर डरना नहीं है। यहाँ पे मान के चलो लिमिट्स और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी 2 चैप्टर हो गए, और फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 3 चैप्टर, इंटीग्रेशन जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, जो लिमिट्स लगा के जो वाला करते हो ना वो भी इसमें आएगा, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एरिया अंडर कर्व आता है। तो ये टोटल मिला के मान लो कैलकुलस में कितने चैप्टर होंगे, लिमिट्स, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेफिनेट इंडेफिनेट मतलब इंटीग्रल्स और डिफरेंट 5 ही चैप्टर हो गए। जो एनसीईआरटी का 5 चैप्टर है ना कैलकुलस वाला वही है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस एनएस वालों ने बढ़ा चढ़ा के कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। फिर तुम्हारा वेक्टर 3D वाला पोर्शन आता है जिसमें वेक्टर्स में ये तुम्हें पहले करना चाहिए कि ये वेक्टर अलजेब्रा है, जो एनसीईआरटी का वेक्टर अलजेब्रा है वही इसमें वेक्टर नाम है। और इसमें इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, प्लेन, स्ट्रेट लाइन। अब तुम कंफ्यूज हो गए भैया स्ट्रेट लाइन तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी था और इधर भी आ गया। अरे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला स्ट्रेट लाइन है, और इधर जो स्ट्रेट लाइन है ये 3D ज्योमेट्री वाला स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। इसमें वेक्टर का यूज करेगा प्लेन वगैरह में। तो पहले तुम्हें वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, फिर ये 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ये 3D ज्योमेट्री का चैप्टर है, तो यू भी मान के चलो यहाँ पे 2 चैप्टर है, ठीक है ना। और फिर एलपीपी और मैथमेटिकल रीजनिंग। अब मैथमेटिकल रीजनिंग वाला चैप्टर मतलब अभी मतलब वो जेई में भी शायद नहीं आता होगा अभी, मतलब जेई का सिलेबस में भी शायद, मेंस के सिलेबस में तो इंक्लूडेड है नहीं शायद, ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर मुझे भी नहीं आता, ठीक है ना। और एलपीपी वाला तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो इसका 9 नंबर का वेटेज, और वेक्टर 3D का मॉड्यूल का जो 17 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। अब वो मैं समझाऊंगा कि मतलब इसको पढ़ना कैसे है, क्या बेस्ट सीक्वेंस होना चाहिए ताकि मतलब एक एक चीज समझ में आए। और मैं एज्यूम करके चलूंगा कि तुम 0 पे हो, ठीक है ना। 0 पे हो मतलब तुम 10th पास हो, बस इतना एज्यूम करूंगा, ठीक है ना। क्यों 10th पास तो होना चाहिए ना, 12th का दे दो तो 10th पास तो हो गए। 10th के साथ मैथ्स में 50 नंबर भी क्यों ना हो, तुम्हें अगर जोड़ना घटाना आता है तो उस हिसाब से कैसे तुम्हें चलना है ताकि मतलब आए नंबर, तुमसे मैथ्स हो, तो वो उस बात पे डिस्कस करेंगे आगे चलते। तो यहाँ पे सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस को मतलब फॉलो कैसे करें। नाउ वी विल डिस्कस कि स्टार्ट कैसे करें, किस सीक्वेंस पे चले, किस फ्लो में चले, ताकि मतलब हमें वो प्री रिक्विजिट वाला वो झमेला ना हो, फिर मतलब बीच में दिक्कत ना हो, इसका यूज उसमें आएगा। तो ऐसा क्या करें, तो सबसे पहले जो आपका मतलब पहला चैप्टर आपको स्टार्ट करना है वो है मैट्रिसेस, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आप करोगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिसेस, मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ये दोनों सेम ही चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, ये सेम ही चैप्टर है, इन्होंने वालों ने 2 अलग अलग बना दिया, ठीक है ना। और फिर आप करोगे डिटर्मिनेंट्स। इस यूनिट को इतने अच्छे से करोगे, ये सबसे इजी है। इसमें ना तो आपका 11th का कुछ आएगा, ना तो आपका 12th का कुछ आएगा, थोड़ा बहुत बीच में ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है, वो आप मैनेज कर सकते हो। अगर 10th का ट्रिग्नोमेट्री आता है, नहीं भी आता है तो उतना पोर्शन आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, बाद में आप सीख जाओगे, वो कैसे मैं बताऊंगा। तो इसमें से आपका 17 मार्क्स का सिक्योर हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे नेक्स्ट करोगे आप लीनियर प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग। अगेन बहुत ही छोटा चैप्टर है दोनों के दोनों, और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें भी कोई प्रीरिक्विजिट कुछ भी नहीं है, एकदम फ्रेश 12 मतलब फ्रेश चैप्टर है 12th का, ठीक है ना। आप प्री रिक्विजिट को लेकर डरते क्यों, ऐसे सोचो ना कि ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, इसका कंसेप्ट सीखूंगा, मैट्रिसेस में डिटरमिनेंट्स में ये, और फिर ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये सब कुछ सीखूंगा। मतलब करना क्या होता है मैट्रिसेस में, ये कॉर्नर कॉर्नर मल्टीप्लाई करो, फिर सजाओ, फिर माइनस करो, फिर आंसर निकालो, यही तो करना होता है ना। इसी में पीएचडी करो तुम ये मत सोचो इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो वो वाला छोड़ दो ना, क्यों उस पर लेकर मतलब दिमाग लगाना। फिर तुम्हारा मतलब ये लीनियर प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें भी कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, ये सिक्योर कर लो तो तुम्हारा मतलब 17 और 9 कितना हुआ, 26 मार्क्स का गेम डन है, मतलब 26 मार्क्स। अभी भी पास नहीं हुए तुम, लेकिन अच्छा करोगे। देखो आगे क्या करोगे, अब ये स्टार्ट करने पर से पहले ना 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सीख लो। किसी का इतना ही गंदा हालत हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये भी नहीं आता, tan थीटा का मतलब स्लोप होता है ये भी नहीं आता, tan 45 डिग्री का मतलब 1 होता है ये भी नहीं आता। तो इतना गंदा अगर हालत है तो 10th का ट्रिग्नोमेट्री, तो 10th का ट्रिग्नोमेट्री तुम पढ़ो, 4 से 5 घंटा दो उस पे, सीखो ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, फिर वो मतलब cos थीटा sin थीटा वो निकाला कैसे, मतलब tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ कैसे, वो सब कुछ समझो। फिर जाके तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जंप करो, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत यूज आएगा, स्लोप वगैरह समझने के लिए वो तुम्हें चाहिए होगा। तो फिर जाके तुम स्टार्ट करो कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। कुछ नहीं करना होता है, 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें, ठीक है ना। ये मतलब तुम खुद भी पढ़ सकते हो पीडीएफ खोल के। फिर तुम करो स्ट्रेट लाइंस करो, फिर सर्कल्स करो, और कहाँ से करना है, किस टीचर का लेक्चर देखना है वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है ना। भूल कर भी एनओएस में जो नमूने हैं ना उनका लेक्चर तुम मत देखना, वो जोकर से एक कुछ नहीं, मतलब साइबर कैफे में होता है ना जो वो फॉर्म भरने वाले लोग, ये बस वही है। और ये आईआईटी का भी बता देते हैं, जैसे देखो आईआईटी का भी बताएंगे, आईटीआई का भी बताएंगे, ठीक है ना। देखो मेरे से आईआईटी वगैरह हुआ नहीं तो मैं उसका ज्ञान भी नहीं देता कभी कि मैं तुम्हें आईआईटी का पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा। मैं तो ये भी नहीं बोल रहा कि तुम्हें ये जो बोर्ड्स का मैथ्स है ये भी पढ़ा दूंगा, लेकिन हाँ जितना मुझे पता है, जितना मेरा नॉलेज है, ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, मैं खुद इन सब चीज़ों से मैं स्ट्रगल करके उठाऊँ, तो मतलब मुझे पता है कि स्टार्ट कैसे करना है ताकि मतलब वो फेमिलियर रहे चीज़ें। तो फिर तुम स्ट्रेट लाइन करोगे, सर्कल करोगे, कोनिक सेक्शन अभी के लिए छोड़ दो, अभी के लिए कोनिक सेक्शन मत करना। कोनिक सेक्शन में पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला आएगा, ये तुम्हें अभी नहीं करना, ठीक है ना। फिर तुम चले जाओ वेक्टर्स में, वेक्टर्स करो, वेक्टर अलजेब्रा वाला एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वही है, ठीक है ना। और फिर करोगे तुम 3D ज्योमेट्री, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों सेम ही चैप्टर है, ठीक है ना। ये तीनों 3D चैप्टर है, 3D ज्योमेट्री। तो वेक्टर करोगे, फिर 3D ज्योमेट्री करोगे, और ये सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद फिर तुम करोगे कोनिक सेक्शन एकदम लास्ट में।
ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा 15 नंबर सिक्योर हुआ, यहाँ पे तुम्हारा 17 नंबर सिक्योर हुआ, पास वालों का झमेला खत्म। इतना करने से देखो जो तुम करोगे, उधर 26 नंबर था और इधर कुछ 32 नंबर होगा, ठीक है ना, तो ये टोटल कुछ होगा तुम्हारा 58 मार्क्स। तो इस 58 मार्क्स का सिलेबस ऐसे रगड़ रगड़ के करो ताकि मतलब 58 में से तुम्हारा 50 के ऊपर तो आए ही आए, 33 तो हर हालत में आए। तो पास वालों के लिए टेंशन यहीं पे खत्म। और अब बात आता है कि 75 वालों का क्या, तो 75 वालों का वो भी देख लेते हैं। फिर आगे बढ़ोगे, अब कैलकुलस वाला रिलेशन फंक्शन आईटीएफ स्टार्ट करने से पहले तुम्हें जो आना चाहिए वो है एफओएम, मतलब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, और यू कहो तो बेसिक मैथ्स, जिसमें तुम सीखोगे वेवी कर्व, इनइक्वलिटी इंटरवल, जैसे होता है ना ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का यूज, वो कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, सेट्स वगैरह, वो तुम इन सब में सीखोगे। फिर लॉगरिथम सीखोगे, फिर मॉड्यूलस सीखोगे, ठीक है ना, मॉड्यूलस में हाँ फिर मॉड्यूलस सीखोगे, और फिर क्वाड्रेटिक रूट्स और ग्राफ्स निकालना कई लोगों को मैंने ये देखा श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता है वो भी नहीं पता। तो इस हालत में अगर मतलब वो कैलकुलस शुरू करोगे तुम, मतलब मरने वाले हो। तो इससे पहले ये टॉपिक पक्का कर लो। ये करने के लिए कितना, हार्डली 2 से 3 दिन चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये मतलब तुम जेई का लेक्चर देखना, वन शॉट देखना, बेसिक मैथमेटिक्स सर्च करके, तो किसी का भी देखना जो अच्छा टीचर हो। एनआईओएस वाले का मतलब, एनआईओएस वाले कभी ये नहीं बताएंगे कि ये तुम्हें करना है, ठीक है ना, लेकिन मैंने जो पता है मुझे जो, और आइडेंटिटी देख, तो मैंने कई बार ये भी देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी नहीं आता स्टूडेंट्स को। तो ऐसे कंडीशन में मतलब तुम्हें दिक्कत तो होगा कैलकुलस में, तुम कैलकुलस करोगे कैसे, तो ये तुम्हें पक्का कर लेना है। किसी जेई का वन शॉट देखना, बेसिक मैथमेटिक्स या फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स सर्च करके, तो ये सब कुछ तुम्हें सीखना है। फिर जाके तुम्हें जंप करना है रिलेशन फंक्शन में। रिलेशन फंक्शन तुम सीखोगे। अब रिलेशन फंक्शन 2 है, जो रिलेशन फंक्शन पहले वाला है, मतलब जो 11 के पोर्शन में आता है, उसमें तुम्हें मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन के बारे में स्टडीज है, लेकिन ये वाला फंक्शन थोड़ा अलग है, इसमें ऑन टू फंक्शन ये सब कुछ आएगा, ठीक है ना। बट ठीक है, उसके बिना भी तुम्हारा चलेगा, बोर्ड का कैलकुलस तुम सीख लोगे, ऐसा कोई नीड नहीं है उसमें, लेकिन जेई का कैलकुलस ऐसे नहीं होता। तो जो देखो रिलेशन फंक्शन तुम सीखोगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा पहले से आइडिया है, तो आईटीएफ तुम सीखोगे। तो आईटीएफ सीखने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। फिर तुम शुरू करोगे लिमिट्स, ठीक है ना, एनसीईआरटी में जो लिमिट्स चैप्टर है वो करोगे। फिर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएशन नहीं, एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी जो एनसीईआरटी का चैप्टर है वही है, ठीक है ना। तो ये कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और ये जो चैप्टर देख रहे हो ना, ये लॉगरिथमिक फंक्शंस, हाँ इधर तक, तो ये चैप्टर वही है सीएनडी, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो एनसीईआरटी का चैप्टर है बस वही है, उसी का 2-4 और चैप्टर बना दिया इन्होंने। तुम ये करोगे, फिर तुम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करोगे, और ये वाला पोर्शन करने में तुम्हें मतलब बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, मतलब आएगा, दिक्कत आएगा, सबको आता है कैलकुलस में। मतलब स्टार्टिंग में तुम फेमिलियर नहीं हो, कभी नहीं देखा, नया चीज देख रहे हो, 10th तक बोर्ड नहीं देखा सब कुछ, तो दिक्कत आएगा। तो ये तुम करोगे तो मैं मान, और इंटीग्रल वाला पार्ट तुम छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन करने की, ठीक है ना, उसके बिना भी तुम 75 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो मैं मान के चलो इधर से 12 नंबर का मिल जाएगा तुम्हें, और इधर से 15 नंबर का, तो टोटल जब मिलाओगे इसको तो 85 मार्क्स हो रहा है, 85 प्लस समझ लो, क्योंकि जो एमसीक्यू में 2-4 तुक्के भी तुम मारोगे। तो इसमें से इसको ऐसे करो कि 75 तुम्हारा आए, ठीक है ना। पूरा सिलेबस ये इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन करने में तुम 20 दिन और लगाओगे, तो अभी के लिए कोई जरूरत नहीं। अभी मैं एज्यूम करके चलो कि तुम 0 पे हो। फिर आगे बात करते हैं कि मेथड क्या होना चाहिए, किस मेथड को फॉलो करें ताकि मतलब आए, मतलब हमें चैप्टर समझ में आए, हमसे क्वेश्चंस हो। तो उसके लिए मैंने जो, देखो मेरा फिलोसॉफी है, मैं कैसे करता हूँ, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी मेथड डिस्कस करते कि आगे कैसे बढ़ना है। तो देखो सबसे पहले जो स्टेप 1 तुम्हें करना है, तुम्हें किसी सीबीएसई का रेलेवेंट वन शॉट उठाना है, ठीक है ना। सीबीएसई का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों तुम्हें वो एनआईओएस का अवॉइड करना है, क्योंकि इधर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मतलब जोकर्स दिखेंगे, मतलब ज्यादा क्या, मतलब हर कोई जोकर ही है, ठीक है ना। किसी को पढ़ाना यहाँ पे आता नहीं है, और लेकिन पढ़ाने आ जाते। मैंने देखा ये लोग तुम्हें कैलकुलस जैसे टॉपिक मतलब 5-5 दिन में उड़ाने को कहते हैं, फिर मतलब खुद को तो कुछ आता नहीं है, फिर पढ़ाने लग गए। एक तो ये बताते हैं आईटीआई का भी बताते हैं, आईआईटी का भी बता देते हैं, ठीक है ना। फिर तुम कुछ भी लेके जाओगे ना इनके पास, कॉमर्स, आर्ट्स, नीट, जेई, फिर अपना बीटेक का भी बता देंगे, मतलब मैंने देखा। तो इन सब जोकर्स, ये जो क्लाउन्स है ना, इनसे दूर रहो, भूल कर, क्योंकि इससे किसके पास भेजो तुम बोलो। एनआईओएस में कोई टीचर है ही नहीं, कोई नहीं है टीचर, ठीक है ना। और बाकी कोई भी एडटेक कंपनी एनआईओएस को लेकर मतलब काम नहीं करता, तो इसमें मतलब रिसोर्सेज बहुत कम है। और देखो अभी सीबीएसई का साइंस का चेंज होता है, जैसे साइंस मैथ है, अगर तुम पढ़े हो फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या ये सीबीएसई से एनआईओएस में ऐसा हो जाएगा मास अपॉन एक्सेलरेशन? नहीं होगा ना, तो साइंस तो वही सिमिलर रह जाता है ना। तो ऐसा एज सच कोई डिफरेंस नहीं होगा, जो जितना भी डिफरेंस क्रिएट होगा वो सॉल्व करने के लिए आगे मैं बताऊंगा क्या है, कैसे वो सॉल्व होगा। तो 3 से 5 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। मान लिया मतलब तुमने 20 घंटे का कोई लेक्चर का सीरीज उठा लिया और वो देखने लगे, तो वो देखोगे तो अगले साल का अक्टूबर में देना पड़ेगा फिर एग्जाम। तो 3 से 5 घंटे का कोई रिलेवेंट सीबीएसई का वन शॉट उठाओ, जो मतलब टीचर्स हो, अच्छे टीचर्स हो, उनका लेक्चर्स उठाओ, ठीक है ना। और एनआईएस का अवॉइड करो। फिर तुम नोट्स बनाओ, ठीक है ना। नोट्स में तो कहता हूँ प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स नहीं बना पड़े तो मिनिमम की पॉइंट्स और फॉर्मुलेस और इलस्ट्रेशन जो सर तुम्हें करवाएंगे, टीचर क्वेश्चन करवाएगा, वो इलस्ट्रेशन एटलीस्ट तुम नोट्स पे अपने ऐड करो, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फिर थर्ड जो पॉइंट आता है, प्रैक्टिस ऑन नोट्स 2 to 3 टाइम्स। तुम्हारा जो खुद का नोट्स होगा वो तुम्हें 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है,
ठीक है। और 2 से 3 बार कैसे प्रैक्टिस करना है, जैसे की पॉइंट्स होगा, फॉर्मूलाज होगा, उसको रिकॉल करना है, जैसे नोट्स को बंद करके खुद लिखने लगे कि हाँ ये इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, उसका मतलब सर ने ये क्वेश्चन इस स्टेप में ऐसे करवाया था तो मैं भी करके देखता हूँ कि मेरे से होता कि नहीं होता, तो उसको 2 से 3 टाइम्स रिपीटेड टाइम प्रैक्टिस करना होता है। तो ऐसे करोगे तो चैप्टर तुम्हारा 75% डन हो जाएगा। अब बाकी रिमेनिंग 25% डन कैसे होगा? 4th स्टेप में तुम खोलोगे एनआईओएस का बुक, सिंपली गूगल पे सर्च करना है एनआईओएस क्लास 12 मैथमेटिक्स, ठीक है ना, उधर पूरा एक एक चैप्टर का पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा एनआईओएस के वेबसाइट पे ही, ठीक है ना। तो उस बुक को खोल के उस चैप्टर में तुम एंट्री करो, फिर जो सॉल्व एग्जाम्पल है बस तुम्हें वही करना है। तुम देखो ऑथर ने कैसे सोचा, ऑथर ने कैसे एक एक स्टेप को सॉल्व किया, तो तुम उसको इंप्लीमेंट करो अपने ऊपर। मैं भी करके देखता हूँ, ये चीजें मतलब मुश्किल है, ये मैजिक पिल नहीं है कि एक बार में हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन जो मेन प्रोसेस है वो इसी के थ्रू तुम्हें गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे करके तुम्हारा चैप्टर जो है वो 90% कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 10% कैसे होगा वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। हाँ, तो इधर मैं थोड़ा और डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने ये जो बोला ना कि खुद के नोट्स को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, जो क्लास इलस्ट्रेशन तुमने लिखा उसको दोबारा खुद बनाओ। क्यों मैंने ऐसा बोला? स्टूडेंट्स को बस चिंता ये होता है मुझे पीवाईक्यू करना, क्या करना है, मुझे मटेरियल कौन सा लगाना है, मुझे बुक कितने सारे करने। अरे यार, जो तुमने खुद अभी तुमने काम किया वही तुम्हें ढंग से आता नहीं। मान लो जो 8 नंबर का क्वेश्चन है जो सर ने करवाया था अपने लेक्चर पे, वो मैं तुम्हें अभी करने को दे दूं कि इसको एक्सप्लेन करके दो कि मतलब एक एक स्टेप आया कैसे, तुम वहां पे कर नहीं पाओगे। तो वहां पे तो तुम एक्सपोज हो गए ना कि जो अभी किया वही ढंग से नहीं किया, तुम आगे का सोच रहे हो, ठीक है ना। फिर वो देखो, वो उनके पास जाओगे 95 वाले के पास रट्टा मारोगे, मैथ्स रटोगे, ठीक है ना, वो मैथ्स रट के तुम एग्जाम में 90 95 100 मार्क्स भी ले आओगे। तो ऐसे करना है तो 100 मार्क्स लाना बहुत ईजी है, ठीक है ना, उनके पास फिर जाओ। लेकिन जो रियल मेथड है, जो मतलब स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, वो अगर करना चाहते हो तो यही काम है। और फिर मैंने बोला इन्होंने इसका बुक खोल के सॉल्व, वैसे तो पूरा बुक करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए मैंने बोला सॉल्व एग्जाम्पल इसलिए करो कि सॉल्व एग्जाम्पल एटलीस्ट उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ रहेगा। तुम्हें इंडेक्स क्वेश्चन वो करने जाओगे उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, फिर तुम जाओगे चैट जीपीटी, फिर तुम जाओगे ये वो करने, उससे बेहतर सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल करो। उसे पहले तो खुद सॉल्व करो, सॉल्व एग्जाम्पल खुद से नहीं हो, फिर सॉल्यूशन देखो उसका, सीखो ऑथर ने कैसे सोचा, ऑथर ने कैसे एक एक स्टेप को किया। वैसे ये बोर्ड का क्वेश्चन इतना ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा तहलका नहीं होता, स्टिल मतलब उस पर भी मतलब दिक्कत आए तो ये वाला प्रोसेस तुम अप्लाई करो। ऐसे करके 90% चैप्टर डन। अब आगे क्या करें? आगे तुम्हें करना है ऐसे करके तुम फिर कंप्लीट टारगेटेड सिलेबस लाइक दिस, ठीक है ना। तो जितने भी चैप्टर्स का तुमने टारगेट लिया, इस प्रोसेस के थ्रू तुम चैप्टर्स को कंप्लीट करो। तो रिमेनिंग जो 10% है, अभी पूरा चैप्टर डन कैसे होगा? तो वहां पे तुम्हें मार्किंग स्कीम सीखना है। एनआईओएस का जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है, किस तरीके से लिखना होता है वो तुम्हें सीखना है। वो कैसे सीखोगे, ठीक है ना। अभी तुम सर्च करोगे एनआईओएस क्लास 12 मैथमेटिक्स, तो उधर मार्किंग स्कीम सैंपल पेपर वाला सेक्शन में मिल जाएगा। वहां पे पूरा सब कुछ है, ए टू जेड सब कुछ फ्री में दिया हुआ है, एनएस वालों ने खुद प्रोवाइड किया। तो ऐसे तुम्हें एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, इसे एक्चुअली सैंपल पेपर कहते हैं, ठीक है। जैसे 35 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसका 2 नंबर है, तो इसको लिखना कैसे है? ऐसे लिखना है तभी तुम्हें मिलेगा, इसका आधा नंबर, इसका 1 नंबर, इसका आधा नंबर, ऐसे करके तुम्हें लिखना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हें 2 नंबर मिलेगा। कि तो कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख दोगे तो उल्टा पुल्टा नंबर आएगा। ये बोर्ड का पेपर है तो बोर्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर ये और भी क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, फिर एमसीक्यूज को कैसे लिखना होता है वो तुम्हें सब कुछ मार्किंग स्कीम में मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 90% हर एक चैप्टर को लेके जाओ, ऐसे करके डन करो। फिर जाके तुम्हारा सिलेबस जब कवर्ड हो जाए, तुम ये मार्किंग स्कीम सीखो। जो एक एक क्वेश्चन को लिखते कैसे, देखो पहले क्यों नहीं सिखाया मैंने मार्किंग स्कीम, क्योंकि तुम्हें तो आता ही नहीं कॉन्सेप्ट। अब जब कॉन्सेप्ट नहीं आता तुम क्या सीखोगे? वो बिना कॉन्सेप्ट आए मतलब पीवाईक्यू रटोगे, मैथ्स रटोगे, तो ऐसे करके तुम्हारा नंबर आए। आगे बात करते हैं, अभी ये करके 95% एक्यूरेसी आ जाओ। रिमेनिंग 5% कैसे का पीवाईक्यू करना है तुम्हें, वो कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? अभी मैं मान के चल रहा हूं तुम इस पोजीशन पे आ गए कि 95% तुम्हारा चैप्टर डन है। मतलब तुम इस लेवल पे आ गए कि तुमने जो जो काम किया, एनआईओएस का बुक, तुमने जो जो सॉल्व एग्जाम्पल किया, तुमने टीचर का जो इलस्ट्रेशन किया, उसमें से अगर मैं किसी 20 क्वेश्चन दूं तो 20 में से 18-20 क्वेश्चन करने के लायक तुम हो। मतलब 95% क्वेश्चन तुम कर दोगे, इसका मतलब यू आर गुड टू गो। मतलब अब तुम रेडी हो चुके हो। अब पीवाईक्यू तुम्हें कहां मिलेगा? देखो ये सीबीएसई तो है नहीं कि ओसवाल बना देगा, अरिहंत बना देगा, एमटीजी बना देगा, इसका कोई पब्लिकेशन कुछ नहीं आता। पीवाईक्यू किसी ने बनाया था 15 साल पहले, वो अभी करोगे तो वो अभी रिलेवेंट नहीं है। तो पीवाईक्यू की जगह तुम सिंपली प्रीवियस ईयर पेपर करोगे। 2022 से लेकर 24 इधर रख 6 पेपर नहीं, 6 × 6 36 पेपर हो जाएगा। तो तुम 2022 भी नहीं, 23 और 24 का ही कर लो, ठीक है ना। तो 23 और 24 दोनों साल का तुम्हें मान लो अप्रैल और अक्टूबर में होता है, ठीक है ना। अप्रैल में 3 पेपर, अक्टूबर में 3 पेपर, क्योंकि सेट अलग अलग। तो एक साल में 6 पेपर, एक साल में 6 पेपर, तो 2 साल में 12 पेपर। तो ये 12 पेपर जब तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग लिखना सीखोगे, तब जाके प्रीवियस ईयर पेपर से वो तुम्हें कैसे करना है। जैसे अप्रैल का 3 पेपर होगा, अक्टूबर का 3 पेपर होगा, क्योंकि सेट अलग अलग आता है ना। तो एक साल में लगभग 6 पेपर हमें मिल जाता है। तुम 2 साल का कर लो, 23 और 24 का, तो तुम्हारे पास हो जाएगा टोटल 6 × 2 12 पेपर, ठीक है ना। तो 12 पेपर से 6 पेपर नहीं करने यार। तो ये 12 जो पेपर है, ये 12 पेपर जब तुम करोगे ना, उसके 12 पेपर में हर पेपर में 45 to 50 क्वेश्चन होंगे। तो मतलब 600 से ज्यादा क्वेश्चन तुम कर लोगे। यही है पीवाईक्यू, यही है एनआईओएस का असली क्वेश्चन की एनआईओएस क्वेश्चन पूछता कैसे। तो उसको अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम, जो पहले तुमने मार्किंग स्कीम सीखा ना,
अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम उस पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं वो तुम सीखोगे, और ये जब तुम पूरा कर लोगे तब तुम 100% रेडी हो, एग्जाम रेडी हो, तुम अच्छा स्कोर करने के लिए 85 90 ऐसे करके नंबर आएंगे। इतना घिसने के बाद आता है वो वाला काम नहीं कि 7 दिन में फिर 95 ये वो। खुद को पढ़ाना आता नहीं, खुद IITI का भी पढ़ाते हैं, IIT का भी पढ़ाते हैं, फिर नीट का भी पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो भाई उनके पास जाओगे तो ऐसा ऐसा हाल होगा। देखो मैं तो IIT का बोल भी नहीं रहा, मेरे से IIT हो नहीं, मैं IIT का कैसे ज्ञान दे दूंगा, ठीक है ना। फिर उनके पास जाओगे फिर कॉमर्स का भी बता देते, आर्ट्स का भी बता देते, मतलब अब देख लो, मतलब तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। तो ये 12 पेपर्स तुम्हें ऐसे सॉल्व करने, फिर चैप्टर अभी डन है। ये पेपर्स तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगा, सिंपली गूगल पे सर्च करो NIOS क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उधर दिख जाएगा तुम्हें अक्टूबर 2024 का, अप्रैल 2024 का। डाउनलोड करो, पूरा एक जिप फाइल खुल जाएगा, उसमें से मैथमेटिक्स 311 सर्च मारो, ठीक है ना। फिर जाकर तुम्हें ये पूरा पेपर मिल जाएगा। इस पेपर को अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम खुद लिख लिख के सॉल्व करो, उससे ही होगा, वरना नहीं होगा। वरना आधा आधा नंबर का कुछ बोलते हैं ना कि मैंने तो यार 50 नंबर का पेपर करके आ गया, मेरे को मिला यार 36, इसलिए मिला, अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम तुम नहीं लिखे, ये बोर्ड है इसलिए नहीं मिला, ठीक है ना। तो वो CBSE के टीचर से NIOS का पेपर चेक करते हैं, वो मतलब कुछ अलग नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम तुम पेपर को लिखना सीखो, फिर ऐसे करके तुम्हारा चैप्टर डन होगा।